दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और किसी को कोई नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक दृश्य केवल भावनाओं को समझाने के लिए है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि समाज में सोच और जागरूकता फैलाना भी है, ताकि हम रिश्तों, भावनाओं और जिंदगी के सच को बेहतर तरीके से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मजबूरी में बंधा एक रिश्ता, एपिसोड नंबर 8। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सब लोग क्लब में पार्टी करने जाते हैं और वहाँ पर रणदीप सुहानी के साथ एक हॉट डांस परफॉर्मेंस देता है। अब आगे। कुछ देर बाद सबने नीचे बने उस बार के आलीशान रेस्टोरेंट में डिनर किया। डिनर के साथ ही हंसी ठिठोली और बातें भी चल रही थी कि अचानक सुहानी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी उतर आई। उसे लगा जैसे कुछ ही पल में उल्टी हो जाएगी। वो बिना कुछ कहे तेजी से अपनी जगह से उठी और जल्दबाजी में वॉशरूम की ओर भागी। रणदीप, जो भले ही नशे में था, लेकिन उसकी निगाहें हर पल सुहानी पर टिकी थी। जैसे ही उसने उसे इस तरह जाते देखा, उसकी धड़कनें एकदम तेज हो गईं। वो भी घबराकर उठ खड़ा हुआ। सुहानी! उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। यश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ भाई? रणदीप ने बेचैनी से कहा, सुहानी, वो ठीक नहीं है। यश कुछ समझता उससे पहले ही सृष्टि भी खड़ी हो गई। उसने आगे बढ़कर कहा, रुकिए भाई, मैं देखती हूँ। सृष्टि दौड़ती हुई वॉशरूम पहुंची तो देखा सुहानी वाकई उल्टी करके अब बेसिन पर खड़े होकर चेहरा धो रही थी। उसकी सांसें तेज थी। सृष्टि ने उसके पास जाकर चिंतित लहजे में पूछा, भाभी, क्या हुआ आपको? सुहानी ने थका सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, कभी कभी खाना खाने के बाद उल्टी आ जाती है। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। वहीं बाहर रणदीप का हाल बेकाबू था। वो इतना ड्रिंक कर चुका था कि यश को उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो अच्छे से जानता था कि आजकल सुहानी को खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाती है। वो उसके लिए परेशान हो उठा था। इसीलिए जैसे ही सुहानी वॉशरूम से बाहर आई, रणदीप बिना एक पल गवाए उसके पास जा पहुंचा। सब लोग देख रहे थे मगर उसे परवाह नहीं थी। उसने तुरंत झुककर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और घबराई हुई आवाज़ में पूछा, आर यू ओके? टेल मी सुहानी, तुम ठीक हो ना? सुहानी उसकी आंखों में देखकर हैरान थी। ये वही रणदीप था जो हर वक्त उसे अनदेखा करता था। आज उसमें ये स्नेह, ये चिंता कहाँ से आ गई? सबकी निगाहें उन दोनों पर थी। उसने धीरे से उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए और संयत होकर बोली, मैं ठीक हूँ। पर रणदीप मानने को तैयार ही नहीं था। उसने उसका हाथ थाम लिया और लगभग आदेश देते हुए कहा, चलो, बहुत हो गया, अब घर चलते हैं, आओ मेरे साथ। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि बेचैनी थी। वो उसे वहीं सबके सामने खींच कर ले गया तो सृष्टि की फ्रेंड जूही ने सवाल करते हुए पूछा, वेट, क्या ये दोनों कपल हैं? सवाल सुनकर सृष्टि और यश के चेहरे का रंग बदल गया। सृष्टि ने झट से अपने फ्रेंड्स को टालते हुए कहा, लेट्स गो गाइस, इट्स लेट। फिर उसने सबको जल्दी जल्दी बाय कहा और यश के साथ बाहर की ओर दौड़ी। बाहर आते ही उसने देखा रणदीप अभी भी सुहानी का हाथ थामे था और उसे लेकर कार की ओर बढ़ रहा था। यश ने उसके पीछे पहुंचकर कहा, भाई, आप ड्रंक हैं, ड्राइविंग मैं करूँगा। रणदीप ने एक पल उसे देखा, फिर मान गया। उसने कहा, ओके, पर जल्दी घर चलते हैं। यू नो ना, तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, इसीलिए मैंने यहाँ आने से मना किया था। उसकी आवाज़ में जेन्युइन केयर थी। सृष्टि और सुहानी दोनों ही सुनकर ठिठक गई। सृष्टि की आंखें चमक उठी। उसने आज तक अपने भाई को इतना प्रोटेक्टिव और केयरिंग सिर्फ अपने लिए देखा था, बाकी उसे किसी की परवाह नहीं थी। पर सुहानी के लिए रणदीप को इतना फिक्रमंद होते देख वो मुस्कुरा रही थी। मगर सुहानी, उसके दिल में हल्का कंपन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब सच है या रणदीप का कोई नया ड्रामा। क्यों आज वो ऐसे पेश आ रहा था जैसे सच में उसे उसकी और उसके होने वाले बच्चे की परवाह हो। तभी जब सब कार की ओर बढ़े तो सुहानी और सृष्टि को पीछे बैठते हुए देख रणदीप ने अचानक सुहानी का हाथ पकड़ लिया और सृष्टि से कहा, सृष्टि, यू गो एंड सिट विद यश, सुहानी के साथ मैं बैठूंगा।
उसकी आवाज़ ऐसी थी कि किसी को कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। सुहानी के हाथ में उसकी उंगलियों की पकड़ कसी हुई थी और उसके दिल की धड़कनें अजीब सी तेज थी। वहीं सुहानी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रणदीप करना क्या चाह रहा था। कार के अंदर सुहानी विंडो के पास खुद को समेट कर बैठी थी। रणदीप उसके बिल्कुल पास था, लेकिन सुहानी उसके और अपने बीच एक अदृश्य दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। मगर रणदीप, उसके लिए ये दूरी सहना मुश्किल था। उसने हल्के से झुककर फासले मिटाए और धीमी आवाज़ में पूछा, अब तुम ठीक हो ना? सुहानी का दिल कसक उठा। उसे गुस्सा भी था और हैरानी भी। ये इंसान क्यों अपने भाई बहन के सामने इतना दिखावा कर रहा है? क्या उसे चुप नहीं बैठना आता? उसने आंखें मूंदकर गहरी सांस ली और बिना उसकी तरफ देखे सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं ठीक हूँ। इतना कहकर उसने चेहरा मोड़कर विंडो के बाहर झांकना शुरू कर दिया। लेकिन रणदीप वही नहीं रुका। उसकी नज़रें सुहानी के चेहरे पर टिकी थी। उसने चुपचाप उसकी गोद में रखे हाथ को अपनी उंगलियों में थाम लिया। सुहानी चौंक गई। उसने तुरंत पलटकर रणदीप को देखा, पर उसकी आंखों में नशे की धुन से ज़्यादा एक अजीब सा दर्द और सवाल तैर रहा था। रणदीप हल्का झुककर उसके कंधे पर सिर रख दिया और बुदबुदाया, सुहानी, क्या मैं बहुत बुरा हूँ? उसकी आवाज़ इतनी मासूम थी कि सुहानी का दिल एक पल को पिघल गया, लेकिन वो जानती थी ये नशे का असर है। उसने कुछ नहीं कहा। इतना सन्नाटा देखकर और सुहानी की चुप्पी महसूस करके आगे बैठी सृष्टि ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं। रणदीप हल्का मुस्कुराया, जैसे किसी ने सच में उसे तसल्ली दी हो। उसने सृष्टि की तरफ कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि सुहानी ने झट से उसका मुंह अपने हाथ से ढक दिया। बहुत बोल लिए आप, अब बस चुप रहिए और शांति से बैठिए। उसकी आवाज़ में हल्की झुंझलाहट थी, मगर उसकी उंगलियों के स्पर्श से रणदीप के होंठों पर जैसे बिजली दौड़ गई। वो उसकी ओर एकटक देखता रहा। आगे बैठे यश और सृष्टि दोनों हतप्रभ थे। क्या वाकई उनके भाई रणदीप मेहरा का मुंह बंद करा जा सकता था? वहीं सुहानी का मन भीतर से डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं नशे की हालत में रणदीप कुछ ऐसा ना बोल दे जो सबके सामने उनका राज खोल दे। इसीलिए उसे चुप करवाना ही बेहतर था। थोड़ी ही देर में कार मेहना मेंशन के बाहर आकर रुकी। रणदीप ने धुंधली आंखों से चारों तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, क्या हम घर पहुंच गए? सुहानी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ बाहर निकली। रणदीप लड़खड़ाया तो यश ने तुरंत उसे संभाला। भाई, आज आपको सच में ज़्यादा हो गई है। आप कब से इतना ड्रिंक करने लगे? यश ने हंसकर कहा। रणदीप ने खुद को संभालते हुए चिढ़कर कहा, इतनी भी नहीं पी कि खुद को संभाल ना सकूं। छोड़ो मुझे। यश ने मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ा ही था कि तभी पास खड़ी सुहानी हल्के झिझकते हुए आगे बढ़कर बोली, मिस्टर मेहरा, आइए अंदर चलते हैं। सुहानी के पास आते ही रणदीप का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सुहानी पर ही केंद्रित होकर रह गया। रणदीप के कदम जैसे ठिठक गए। उसने सिर उठाकर सिर्फ सुहानी को देखा। उसकी आवाज़, उसका नाम उसके होठों से सुनकर वो कहीं और देख ही नहीं पा रहा था। वो उसे ही देख रहा था। वहीं सुहानी, उसने कुछ झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि जिस तरह उसने अभी यश से बात की थी ठीक वैसे ही वो उसके साथ करता था। पर फिलहाल उसे शांत करने के लिए वो खुद आगे आई। वो भी इसलिए क्योंकि उसे रणदीप का यश के साथ बात करने का तरीका पसंद नहीं आया था और बात कुछ आगे ना बढ़े, इसीलिए उसने अपना हाथ आगे कर दिया। मन में तो वो भी हज़ारों सवालों में उलझी हुई थी कि क्यों वो ही हमेशा उसे संभालती है और फिर भी उसे मिलता क्या है? जिल्लत। पर वो ये सवाल यहाँ किसी से नहीं पूछ सकती थी, इसीलिए बाहर से उसने बस एक सुकून भरी मजबूरी दिखाई। इधर रणदीप ने उसके हाथ की ओर देखा, फिर बहुत धीरे से उसकी उंगलियां थाम ली। उसका हाथ थामे रणदीप बिल्कुल एक बच्चे की तरह आज्ञाकारी होकर उसके साथ चलता रहा। उन दोनों के भीतर जाते ही बाहर खड़ी सृष्टि हैरान होकर यश से बोली, ओ माय गॉड भाई, दीप भाई को देखा? किस तरह भाभी की बात मानकर चुपचाप चले गए।
वरना अब तक तो पूरा मेहरा मेंशन सिर पर उठा लेते। यश खुद हैरान था, क्योंकि रणदीप के नेचर से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। और दूसरी बात कि वो इस मेहरा मेंशन में रहना तो दूर की बात, एक रात गुजारना भी पसंद नहीं करता था। और आज सुहानी के ज़रा से कहने पर उसके साथ चुपचाप अंदर चला गया। हालांकि वो अपार्टमेंट भी वापस लौट सकते थे, पर उन्हें घर आने में लेट हो गया था और रणदीप ड्रंक था। साथ ही आज उसके सिक्योरिटी गार्ड भी उसके साथ नहीं थे। ऐसे में उसे रणदीप का अपार्टमेंट अकेले जाना ठीक नहीं लगा, इसीलिए उसने सुहानी को यहीं रुकने का कह दिया। सुहानी को भी उसकी बात ठीक लगी, इसीलिए रणदीप को लेकर अंदर चली गई। इधर यश ने हल्की हंसी के साथ सृष्टि से कहा, मैं तो खुद शौक हूँ, भाई को हुआ क्या है? आखिर वो इतने कैसे बदल रहे हैं? सृष्टि ने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई को प्यार हुआ है भाभी से, और प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। यश ने आंखें तरेरी और मजाकिया अंदाज में कहा, रियली माई लिटिल प्रिंसेस, लगता है तुम्हें बहुत जानकारी है प्यार के बारे में। सृष्टि खिलखिला उठी, ओह कम ऑन भाई, मैंने ये सब पापा से सीखा और समझा है, आप कुछ भी मत सोचिए। वहीं दूसरी तरफ सुहानी रणदीप को रूम में लेकर आई तो उसने सबसे पहले उसे बाथरूम में भेज दिया और खुद भी अपने लिए वार्डरूम में नाइट गाउन ढूंढने लगी। पिछली बार वो यहाँ रहकर गई थी तो 1-2 नाइट गाउन यहीं छोड़ गई थी और वो उसे जल्दी ही मिल भी गए। तभी रणदीप बाथरूम से बाहर आया और उसने अपना कोट निकालकर सोफे पर फेंक दिया और जाकर बेड पर ऐसे ही लेट गया। उसके लेटते ही सुहानी ने हल्की झुंझलाहट से कहा, मिस्टर मेहरा, शूज़ तो निकाल दें। रणदीप ने मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दो। सुहानी ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और नीचे उसके पैरों के पास बैठकर उसके शूज़ निकालने लगी तो रणदीप ने उसके हाथों की गर्माहट को महसूस करके अपने पैर पीछे खींचने चाहे, मगर सुहानी ने उन्हें पकड़कर उसके शूज़ निकालकर साइड में रख दिए। इस बीच रणदीप अपने नशे से बोझिल होती अपनी आंखों से उसे देखता रहा। तभी सुहानी ने रूम की लाइट ऑफ करते हुए कहा, सो जाइए। तो रणदीप ने झट से कहा, तुम आओ ना। सुहानी उसकी बात सुनकर बाथरूम की तरफ जाते हुए एक बार फिर से ठिठकी। आज वो हैरान पर हैरान हुए जा रही थी रणदीप के बिहेवियर पर, मगर जानती थी कि ये सब उसके नशे का असर है। जैसे जैसे नशा कम होने लगेगा वो अपने असली रूप में फिर से उसके सामने खड़ा होगा। इसीलिए खुद को संभाल उसने धीरे से कहा, चेंज करके आती हूँ। रणदीप ने हाँ में सिर हिलाया तो सुहानी जल्दी से बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो रणदीप सो चुका था। ये देखकर सुहानी को थोड़ी राहत मिली, वरना आज उसे संभालने में वो अच्छी खासी परेशान हो चुकी थी। धीरे से बिना कोई आहट करे वो जब रणदीप के बगल से आकर लेटी, उसी पल रणदीप ने करवट बदलकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुहानी को ये अजीब लगा। उसका दिल एक अलग लय में धड़क उठा और अगले ही पल शरीर में भीतर तक सिहरन पैदा हो गई जब रणदीप की गर्म सांसों ने उसकी गर्दन को छुआ। अपने तेज धड़कते दिल के साथ उसने रणदीप को खुद से अलग करने की कोशिश की, मगर रणदीप ने उस पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। डोंट मूव, स्टे लाइक दिस। रणदीप की भारी और गहरी आवाज़ सुनकर सुहानी जैसे जड़ हो गई। वहीं रणदीप उसकी नींद सुहानी के बेड पर आते ही खुल गई थी। सुहानी को यूं ही थामे हुए जब उसके होठों ने उसके गले पर हौले हौले से हरकत करना शुरू किया तो एक बार फिर से सुहानी अंदर तक सिहर उठी और उसने रणदीप से कहा, मिस्टर मेहरा, होश में आइए, क्या कर रहे हैं आप? रणदीप ने बेचैनी के मिले जुले भाव के साथ कहा, डोंट नो, आई डोंट नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टे विद मी, आई नीड यू। सुहानी ने रणदीप को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे छोड़िए मिस्टर मेहरा। तभी रणदीप ने अपनी कठोर आवाज़ में कहा, नो नेवर। सुहानी का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे अब समझ आया था कि रणदीप का आज वो केयर करना, वो प्यार से पेश आना सब दिखावा इसलिए ही था ताकि उससे वो अपनी वासना की पूर्ति कर सके, जो कि वो हर बार करता था। पर इस बार अंदाज अलग था
क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो जाहिर सी बात है ऐसे में वो उसके साथ अब ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, पर इस तरह तो उसे हासिल कर ही सकता था ना। सुहानी को गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उसकी पकड़ में कसमसाने लगी थी कि तभी रणदीप ने उसे कसकर थामते हुए कहा ना हिलो मत, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। इस पर सुहानी ने अपने तेज़ धड़कते दिल को संभालते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, अभी आपको कुछ होश नहीं है, हम सुबह बात करेंगे, दूर हटिए। इतना कहकर वो उठने को हुई ही थी कि रणदीप ने उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। आई एम फीलिंग रेस्टलेस, प्लीज़ होल्ड मी, डोंट गो। सुहानी उसकी बात सुनकर एक पल को ठहर सी गई। उसी पल रणदीप ने उसे अपनी ओर घुमाते हुए नाइट बल्ब की रोशनी में उसकी सुंदर काली आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे तुम चाहिए सुहानी, सिर्फ तुम। सुहानी ने घबराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर मेहरा। पर वो आगे कुछ और नहीं कह पाई क्योंकि रणदीप ने झुककर उसके नर्म गुलाबी होठों को अपने होठों से छूकर अपने मुंह में भर लिया था। सुहानी इस बीच छटपटाई और उसे दूर करना चाहा कि रणदीप ने उस पर हावी होकर उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के नीचे दाब लिया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बेड में दबा दिया। उसकी इस हरकत से सुहानी अब हिल भी ना सकी। वहीं रणदीप उसने अपनी मनमानी करते हुए उसके दोनों होठों को बारी बारी से चूमते हुए उसे गहरा चुम्बन दिया। करीब 15 मिनट तक वो सुहानी को बेतहाशा चूमता रहा और सुहानी सांस लेने के लिए संघर्ष करती रही। और अब जब वाकई उसका दम घुटने लगा तो उसने एक बार फिर से हिलने की कोशिश करते हुए रणदीप को होश में लाने की कोशिश की कि तभी रणदीप ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके माथे को चूमकर उसके सिर से अपना सिर जोड़कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वही हाल सुहानी का भी था, पर वो अभी ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि रणदीप उसके गाल को चूमने लगा। सुहानी का दिल एक बार फिर से अलग ही लय में धड़क रहा था। ना तो वो रणदीप को रोक पा रही थी और ना ही उसे कुछ कह पा रही थी। उसका ऊपर नीचे उठता सीना रणदीप की चौड़ी छाती से टकरा रहा था, जिसके चलते उसे अपने सीने पर भार महसूस हो रहा था। ऐसे में उसे डर भी लग रहा था कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि रणदीप भारी था। सुहानी ने रणदीप को होश में लाने की एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, होश में आइए और मेरे ऊपर से हटिए, कहीं बच्चे को कुछ। मगर रणदीप ने उसे चुप करवाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली है। सुहानी हैरान सी रणदीप को देखने लगी। वहीं रणदीप ने एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों के बीच ले लिया। कुछ ही देर में रणदीप के कपड़े और सुहानी की नाइट गाउन बेड से नीचे पड़े थे और सुहानी रणदीप के नीचे थी। रणदीप ने सुहानी को पेट के बल लिटाया हुआ था और ख़ुद वो अपने होठों से कभी सुहानी की पीठ को तो कभी उसके गले को चूम रहा था। आखिरकार हार मानकर सुहानी की सिसकी निकल पड़ी और वो रोने लगी तो रणदीप उसके सिसकने की आवाज़ सुनकर कुछ थम सा गया और उसने सुहानी को पलटकर अपनी बाहों में भरा तो सुहानी ने रोते हुए कहा, आप आखिर मुझसे चाहते क्या है मिस्टर मेहरा? क्या है हमारे बीच? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कभी तो आप मुझे छूना भी पसंद नहीं करते और कभी मुझे छूने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं। आपने कहा था कि मैं सिर्फ यहाँ पर आपके बच्चे को जन्म देने के लिए हूँ और अब तो मैं आपके बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तो फिर हमारे बीच ये सब क्यों? क्यों आप मुझ पर अपनी मनमानी कर रहे हैं? क्यों आप खुद के ही बनाए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं? और क्यों आप हर बार मुझे तोड़ रहे हैं? उसकी रुलाई कमरे की खामोशी को चीर गई। रणदीप ने उसकी आंखों में देखा, उसकी बेचैनी, उसकी तड़प, उसका दर्द, और पहली बार वो बिल्कुल खामोश हो गया। सुबह के समय सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। सुहानी भी सृष्टि के बुलाने पर नीचे आ गई थी। उसे अकेले आते देखकर दादाजी ने उससे पूछा, दीप कित्थे है? सुहानी उनकी बात सुनकर झेंप गई, पर फिर खुद को संभाल वो आगे आई और उसने धीरे से कहा, दादाजी वो तो सुबह सुबह ही चले गए। इस पर डिम्पी जी ने कहा, इसमें कौन सी नई बात है, वो यहाँ टिकता ही कितना है। आओ तुम बैठो, नाश्ता कर लो। सुहानी ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप उन सबके बीच बैठकर नाश्ता करने लगी कि तभी सृष्टि बोली, पता है दादू, आप बिलीव नहीं करेंगे, कल क्लब में दीप भाई ने भी डांस किया था भाभी के साथ। सृष्टि की बात सुनकर
दादाजी ने हैरान होते हुए पूछा, सच? सृष्टि ने हंसकर कहा, सच। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर करना पड़ा। उसकी बात में हाँ मिलाते हुए यश ने कहा, और नहीं तो क्या दादू, भाई भाभी का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। मैंने पहली बार सृष्टि के अलावा भाई को किसी की परवाह करते देखा है। सुहानी ने उन दोनों की बातों को सुना और साथ ही दादाजी की नज़रें खुद पर महसूस की तो उसका चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया। पर यश की आखिर की बात सुनकर कि रणदीप उसकी परवाह करता है, सुहानी का चेहरा बुरी तरह मुरझा गया, क्योंकि सब झूठ था। वो उसकी क्या परवाह करेगा जब उसे उसके खुद के बच्चे की, खुद के खून की कोई परवाह नहीं थी। डिम्पी जी, जो कि उसके सामने बैठी थी, उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को देख रही थी। जब उन्होंने उसके चेहरे की रंगत को उड़ते देखा तो उन्होंने बातों को वहीं रोकते हुए कहा, बस करो सृष्टि, और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपनी पैकिंग करो। सृष्टि ने हाँ में सिर हिलाया और अब बातें बंद हुई तो सुहानी ने भी धीरे धीरे ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया कि तभी दादाजी ने सुहानी से कहा, थैंक यू पुत्र, तुमने मेरे दीप को इंसान बना दिया, वरना जब से उसकी माँ गई तब से वो तो भूल ही चुका था कि वो भी इंसान है, कोई काम करने वाली मशीन नहीं, उसके अंदर भी भावनाएं हैं। सुहानी ने उनकी बात सुनकर एक फीकी हंसी हंसी और वापस से खुद को सामान्य दिखाकर नाश्ते पर ध्यान देने की कोशिश करने लगी। पर उसके अंतर्मन में जो जैसे तूफान उठा था, रणदीप और इंसान, वो कभी इंसान नहीं बन सकता और ना ही कोई उसे इंसान बना सकता है। वो सिर्फ एक जानवर है जिसे बस हर पल उसके ज़रिए अपनी भूख मिटानी होती है। कल जब सुहानी ने ना कहा और कुछ सवालों के जवाब मांगे तो वो पीछे हट गया और उसे छोड़कर उसी वक्त कमरे से बाहर निकल गया। जी हाँ, वो रात में ही यहाँ से जा चुका था, क्योंकि वो किसी को बताकर नहीं गया था। ऐसे में सुहानी के पास सबसे झूठ बोलने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वो कल रात की बातों में उलझी हुई थी और उसका अभी नाश्ता भी नहीं हुआ था कि तभी वहाँ एक सर्वेंट ने आकर कहा, सुहानी मैडम, आपका ड्राइवर आपको लेने आ गया है। सुहानी ने सुना तो होश में आई और नाश्ता आधा अधूरा छोड़कर उठ खड़ी हुई। मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर दादाजी ने कहा, पुत्र, पहले नाश्ता तो कर लेती अच्छे से। सुहानी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, मेरा बस हो गया। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जी, इतना कम खाओगी तो कैसे चलेगा, वैसे भी दुबली सी हो, बैठो और पहले ठीक से नाश्ता करो फिर जाना। सुहानी उनकी बात मानकर बैठ तो गई, पर फिर भी उससे ज़्यादा कुछ खाया नहीं गया, क्योंकि मन कहीं और ही उलझा हुआ था। कुछ देर बाद दादाजी, डिम्पी जी और मंजीत जी के पैर छूकर सुहानी ने सबसे विदा ली और जाकर गाड़ी में बैठ गई। वहीं उसे जाते हुए देखकर डिम्पी जी ने मंजीत जी से कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सुहानी कुछ छिपा रही है। मंजीत जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो जी, कितनी तो प्यारी बच्ची है। डिम्पी जी ने चिढ़कर कहा, अरे मैंने कब कहा कि प्यारी नहीं है, छोड़ो, आपके समझ कुछ नहीं आएगा, मुझे ही पता लगाना होगा। इतना कहकर वो अंदर चली आईं और मंजीत जी अपना सिर हिलाते हुए अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल गए। उनका भी एक छोटा सा बिजनेस था, वो पेंट्स के डीलर थे। दूसरी तरफ रणदीप की नींद खुली तो कुछ ही देर में अबीर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ गया। रणदीप ने चुपचाप उससे कॉफ़ी ली और एक सिप अभी लिया ही था कि अबीर ने पूछा, अब बताएगा अभी कि हुआ क्या है। रणदीप ने कॉफ़ी मग को साइड में रखते हुए पूछा, तू बहुत नाराज़ है ना मुझसे? अबीर ने रणदीप के पास बैठते हुए कहा, नहीं, हाँ बस उस दिन तेरी बातों को सुनकर गुस्सा बहुत आया था, इसीलिए गुस्से में वहाँ से चला आया था। रणदीप ने सिर उठाकर अबीर को देखते हुए पूछा, जब नाराज़ नहीं था तो मिलने क्यों नहीं आया? अबीर ने अपनी कॉफ़ी में से एक सिप लेकर धीरे से कहा, मुझे लगा शायद अब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है? रणदीप ने अबीर को देखते हुए कहा। तो अबीर कुछ देर चुप रहा और फिर उसने रणदीप से पूछा, छोड़ ये सब,
पहले तो तू बता कि क्या बात है। कल रात बहुत परेशान लग रहा था, सब ठीक तो है? रणदीप की सांस अटक गई। उसके दिमाग में फिर से वही तस्वीर घूम गई, सुहानी का चेहरा, उसकी आंखों में आंसू और उसके सवाल जिनका वो कोई जवाब नहीं दे पाया था। जिस वक्त वो सुहानी के करीब हो रहा था उस वक्त तक उसका नशा पहले से कम हो गया था, इसीलिए उसे सब कुछ याद था। उसने ऐसे ही खोए हुए अंदाज में अबीर से कहा, मुझे ना उसकी लत लग गई है। अबीर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या? उसकी आवाज़ सुनकर रणदीप बेड से उठ खड़ा हुआ और उसने कॉफ़ी मग उठाकर एक सिप लेकर अबीर से बात बदलते हुए पूछा, ड्राइवर भेज दिया तुमने उसे लेने के लिए? अबीर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तूने ही तो सोने से पहले कहा था कि ठीक 8 बजे मेहरा मेंशन में ड्राइवर भेजना है सुहानी को लाने के लिए। रणदीप ने बस कहा और बैल्कनी की ओर चला गया। अबीर भी उसके पीछे चला आया। उसने रणदीप से पूछा, किसकी लत की बात कर रहा है? रणदीप ने एक झटके में कहा, सुहानी की। अबीर उसकी आंखों में देखता रह गया। रणदीप ने आगे कहा, मुझे हर जगह हर लड़की में वो दिखाई देती है। मैं किसी लड़की से मिल तक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हर लड़की में वो ही दिख रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। उसे देखते ही रेस्टलेस हो जाता हूँ, उसे पाने का मन करता है और भी बहुत कुछ। आई कांट इवन एक्सप्लेन। उसकी आवाज़ में खनक से ज़्यादा दर्द था। रणबीर इतना कहकर चुप हुआ तो उसके चेहरे पर आई परेशानी देखकर अबीर मुस्कुराया और उसने पूछा, उसे देखते ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है? रणदीप ने बेचैन होकर कहा, बहुत। अबीर ने मुस्कुराकर पूछा, वो अपनी सी लगती है? रणदीप ने कॉफ़ी मग साइड में रखकर अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, शायद। अबीर की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने आगे पूछा, उसकी तकलीफ़ अपनी लगती है? इस पर रणदीप ने अपना सिर झुकाकर इधर उधर देखते हुए कहा, उसकी तकलीफ़ तो मैं ही हूँ, ऐसा वो कहती है। एक बात कहूँ? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहली बार तुझे किसी लड़की के लिए इतना सोचते हुए देख रहा हूँ। और सच कहूँ तो तू उसकी परवाह करने लगा है, और शायद प्यार भी। रणदीप झटके से पलटा। कभी नहीं। उसकी आवाज़ कठोर थी। प्यार, वो भी मुझे? कभी नहीं हो सकता। मुझे बस उसकी लत है और कुछ नहीं। अबीर उसकी सांसों का शोर महसूस करके मुस्कुराया और उसने उसे शांत करते हुए कहा, अच्छा रिलैक्स, मान लिया कि तुझे लत है, पर फिर क्या करेगा? क्योंकि बच्चे के बाद तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। रणदीप को जवाब दे पाता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। रूम में वापस आकर उसने कॉल पिक किया तो फ़ोन पर ड्राइवर ने कहा, सर, मैडम को अपार्टमेंट छोड़ दिया है, क्या मैं अब आपको लेने आ जाऊं? रणदीप ने हाँ कहकर कॉल काट दिया और अबीर से कहा, बाद में बात करते हैं, मुझे फ़िलहाल जाना है। अबीर ने हाँ में सिर हिलाया और रणदीप सीधा बाथरूम की तरफ पड़ गया। वहीं अपार्टमेंट में सुहानी जैसे ही अंदर आई, मैथिली की आंखें उसे देखकर चमक उठी। उसने उत्सुकता से पूछा, सर नहीं आए? सुहानी ने थके हुए अंदाज में सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर नींद और बोझलपन साफ दिख रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैथिली प्लीज़, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, मुझे शाम से पहले मत उठाना। उसका चेहरा वाकई पीला पड़ा हुआ था, मानो कल की रात ने उससे उसकी सारी ताकत छीन ली हो। उसका मन अभी भी बेचैन था। रात की सारी बातें उसके सीने पर पत्थर सी रखी थी। नींद तो उसे कल रात भी नहीं आई थी, बस करवटें बदलती रही थी वो। कभी रणदीप का चेहरा सामने आता तो कभी वो पल जब उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। उसकी पलकों ने जैसे अब हार मान ली थी। वो जानती थी कि दिमाग अभी भी सवालों और डर से भरा है, पर शरीर अब और साथ नहीं दे रहा था। उसके कदम जैसे खिंचते हुए बेडरूम की ओर बढ़ गए। वो बस इतना चाहती थी कि कुछ घंटों के लिए ही सही उसे सुकून मिल जाए।
मैथिली ने उसकी बात को सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और वो सीधा सीढ़ियाँ चढ़कर रणदीप के रूम में चली गई। सुहानी को आए अभी ठीक से आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि रणदीप का आना हुआ। उसने आते ही मैथिली से पूछा, सुहानी आ गई? मैथिली ने सिर हिलाते हुए कहा, जी ऊपर कमरे में है। रणदीप ने सुना और ऊपर देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर रूम की तरफ बढ़ गया। उसे उससे बात करनी थी। कल जो वो चुप रह गया था उसका जवाब देना था। इसीलिए जब वो रूम में पहुंचा तो देखा रूम की लाइट ऑफ थी। ये देखकर वो सोच में पड़ गया कि सुबह सुबह रूम की लाइट्स क्यों ऑफ है। उसने लाइट ऑन करके सुहानी को आवाज़ देते हुए कहा, सुहानी। पर वो गहरी नींद में जा चुकी थी। उसकी आवाज़ का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। पर लाइट ऑन होते ही जब उसे बेड पर सोया देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसका ब्लैंकेट नीचे पड़ा हुआ था। ऐसे में वो उसके करीब आया और उसने उसके ब्लैंकेट को उठाकर ठीक से उसे कवर किया कि तभी गलती से उसकी उंगलियों ने सुहानी का गाल छू लिया। गाल छूते ही उसने झट से सुहानी के माथे को छूकर देखा तो उसे उसका शरीर तपता हुआ महसूस हुआ। वो घबरा गया और उसने सुहानी के गाल को थपथपाते हुए कहा, ओह गॉड सुहानी, सुहानी आंखें खोलो। सुहानी नींद में कसमसाई। उसे अपना बदन टूटता हुआ महसूस हुआ। ऐसे में उसने रणदीप का हाथ दूर करके धीरे से कहा, सोने दो। रणदीप ने उसका ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहा, नहीं, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। पर सुहानी नहीं उठी। उसे सुस्त पड़ता देख रणदीप ने सबसे पहले अपने ड्राइवर को कॉल किया और फिर आराम से सुहानी को अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे लेकर रूम से बाहर निकलकर नीचे आया तो मैथिली ने उन दोनों को इस तरह देखकर रणदीप से पूछा, क्या हुआ सर? रणदीप ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें तो मैं आकर देखता हूँ। इतना कहकर उसने मैथिली को डोर खोलने को कहा और जैसे ही डोर खुला वो सुहानी को लेकर लगभग भागा। उसे इस तरह जाते देखकर मैथिली ने घबरा कर कहा, आखिर हुआ क्या? और सर ऐसा क्यों बोल रहे थे? अब मैंने क्या कर दिया? टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, प्रेम और जिम्मेदारी का एहसास इंसान के कठोरतम व्यवहार को भी पिघला सकता है, लेकिन विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता अधूरा रहता है। जहां एक और रणदीप के भीतर सुहानी और अपने होने वाले बच्चे के प्रति जागी प्रोटेक्टिव केयर और अधिकार उसके बदलते व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी ओर सुहानी का अंतर्द्वंद ये सिखाता है कि केवल शारीरिक निकटता या नशे में दिखाई गई चिंता किसी पुराने घाव को नहीं भर सकती। ये प्रसंग स्पष्ट करता है कि जब तक संवाद में स्पष्टता और व्यवहार में निरंतरता ना हो तब तक मन में संशय और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। अंततः सच्चा बदलाव वो है जो अहंकार को त्याग कर दूसरों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता पैदा करे, ना कि केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति।